अंदर में स्वागत है। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं के विषय में डिस्कस करेंगे। और ये हम लोग की सीरीज चलेगी, आपको क्लास मिलती रहेगी, पूरी की पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आप इसको बोर्ड एग्जाम के लिए भी देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। देखिए पदार्थ है क्या सबसे पहले, तो देखिए जिस वस्तु का द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। द्रव्यमान मतलब होता क्या है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा यानी कि कितना उसका वजन है। स्थान का मतलब होता है पदार्थ किसी न किसी स्थान को घेरता है, जहाँ पे पदार्थ रखा जाता है वह उस स्थान को घेरता है। पदार्थ की अवस्थाएं, देखिए समान परिस्थितियों में पदार्थ मुख्यतः 5 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन संघनन। तो इन पांचों को हम लोग क्या बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखिए पहली 4 अवस्थाएं जो है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, समान रूप से हमें प्रकृति में मिलती हैं, जबकि बोस-आइंस्टीन जो संघनन है अत्यंत निम्न ताप बल्कि क्या है लगभग शून्य के निकट पर बनती है। अवस्थाएं क्यों बनती है, देखिए पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल और उनकी जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण पदार्थ क्या होता है अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। अवस्थाओं में परिवर्तन, देखिए तापमान व दाब में परिवर्तन करने पर पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से प्लाज्मा में। फिर जब ताप का परिवर्तन करेंगे तो देखिए इसमें दाब का परिवर्तन करेंगे, ताप व दाब का परिवर्तन करेंगे तो प्लाज्मा गैस में, गैस द्रव में, द्रव ठोस में। मैं तो समझेंगे। तो देखिए पदार्थ की अवस्थाओं का ज्ञान हमारे दैनिक जीवन, विज्ञान, उद्योग, तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान में क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके अध्ययन से हमें पदार्थ के गुणों, उपयोगों और परिवर्तन को समझने में क्या होती है सहायता मिलती है। अब देखिए पहला हम लोग समझेंगे ठोस। ठीक, सबसे पहले समझेंगे ठोस। ठोस आखिर होते क्या है, तो देखिए ठोस वह पदार्थ है जिसमें पदार्थ का आकार, आयतन और आकृति निश्चित होती है। इन्हें ना तो आसानी से दबाया जा सकता है और ना ही ये बहते हैं। जैसे कि लोहे की बॉल ले लो, ठीक, लोहे की बॉल ले लो, क्या आप उसको दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं। और क्या वो बहेगी? तो नहीं बहेगी। पानी में डाल दोगे वो अलग बात है, ऐसे वो बहेगी नहीं। हाँ, उसको जैसे कि आप पुश करोगे तो वो घूमती हुई जाएगी। ठीक, बहने का मतलब तरल जैसे पानी के तरीके। और संरचना देखेंगे तो देखिए ठोस में कण जो होते हैं, कण यानी कि अणु या परमाणु या आयन एक दूसरे के बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं, यानी कि बहुत पास पास लगे हुए होते हैं, व्यवस्थित ढंग से स्थित होते हैं। इन कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, मतलब इतना ज्यादा आकर्षण बल होता है कि एक दूसरे को छोड़ते नहीं। एक जैसे कि मुट्ठी बांधोगे, अपने दोनों हाथ को बांधो, कस के खींचो तो बराबर बल लगाते हैं। ठीक है, और कण केवल अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं, वो स्थान नहीं बदलते, यानी कि इधर उधर नहीं जाते। एग्जाम्पल के पत्थर, लकड़ी, लोहा और चीनी के क्रिस्टल, हीरा आदि। और ठोस के लक्षण देखेंगे, निश्चित आकार, इनका आकार निश्चित होता है। निश्चित आयतन, इनका आयतन भी निश्चित होता है। असंपीड्य मतलब इनको दबा नहीं सकते हैं आप, दबाने पर लगभग नंगड़ यानी कि ना के बराबर इनमें दाब लगता है। और कठोर देखेंगे, देखिए सामान्यतः ये कठोर होते हैं। उच्च घनत्व, इनका घनत्व द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है। अल्प जो है प्रसारिता यानी कि ताप देने पर इनका प्रसार बहुत कम होता है। अब देखिए ठोस की विशेषताएं देखेंगे। निश्चित आकार, ठोस का आकार स्थायी होता है, जैसे ईंट, पत्थर, मेज। निश्चित आयतन, तो देखिए ठोस को किसी भी पात्र में रखने पर वो जो उसका जो आयतन है वह नहीं बदलता है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, लोहे की छड़। असंपीड्य, देखिए ठोस को बहुत अधिक दबाव देने पर भी इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता, जैसे पत्थर को हाथ से दबाने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कणों के बीच स्थान न्यूनतम, देखिए ठोस में कणों के बीच बहुत कम स्थान होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं सघन होते हैं। आकर्षण बल अधिक, देखिए ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण कण एक निश्चित स्थान पर क्या होते हैं बंधे रहते हैं। जैसे ये देखिए निश्चित स्थान पर बंधे हैं। ठोस के उपयोग देखिए भवन निर्माण में, जैसे ईंट, सीमेंट, पत्थर, फर्नीचर बनाने में से लकड़ी, धातु, उपकरण और मशीनों के निर्माण में, आभूषण बनाने में जैसे सोना, चांदी, हीरा। दैनिक जीवन की क्या होती है अनेक वस्तुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं। ठोस पदार्थ देखिए महत्व देखेंगे। ठोस पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में संरचना, मजबूती और स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्रकृति, पहाड़, चट्टानें, मिट्टी तथा सभी ठोस वस्तुएं इसकी क्या होती हैं इसी अवस्था में पाई जाती है, कि ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अब बात करेंगे द्रव की। तो देखिए द्रव वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का निश्चित आयतन तो होता है पर निश्चित आकार नहीं होता। ठीक, उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। आप जिस बर्तन में रखोगे आप वो उसी शेप का हो जाएगा, ठीक शेप का हो जाएगा। तो देखिए यह पात्र के आकार के अनुसार अपना आकार बदलता रहता है। स्ट्रक्चर देखेंगे। द्रव के कण ठोस की अपेक्षा थोड़ी अधिक दूरी पर होते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल मध्यम होता है, यानी कि ठोस से कम होता है। कण निरंतर गति करते रहते हैं और एक दूसरे के पास क्या होते हैं फिसल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए पानी, दूध, तेल और देखिए जो मरकरी हो गई, अम्ल, क्षार आदि।
अब देखेंगे द्रव के लक्षण। देखिए निश्चित आयतन, द्रव का आयतन निश्चित होता है, निश्चित आकार नहीं होता। ठीक, इसका मतलब द्रव का आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता। द्रव कोई निश्चित आकार नहीं होता है, या पात्र के आकार का हो जाता है। जैसे आप बाल्टी में रखोगे, बाल्टी, जग में, ग्लास में, तो क्या होता है, बर्तन के हिसाब से अपना यह आकार रखता है। तरलता, देखिए द्रव प्रवाहित हो सकता है। संपीड्य बहुत कम, तो द्रव को दबाने पर इसका आयतन बहुत कम घटता है। सतही तनाव, देखिए द्रव की सतह पर स्थित कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे सतही तनाव होता है। वाष्पीकरण होता है, द्रव की सतह से धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाता है। और द्रव की विशेषताएं देखेंगे, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यानी कि द्रव जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार का हो जाता है। ठीक है, और जैसे कि देखिए बीकर में रखा गया, ठीक, फिर रखा गया, फिर रखा गया, ठीक, फिर अपना आकार बदलता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है। देखिए आप जैसे आप पानी को किसी भी पात्र में डालेंगे, उसी आयतन के समान वह हो जाएगा। कम संपीड्य होता है, देखिए द्रव को दबाने पर इसका आयतन बहुत कम घटता है, इसीलिए द्रव लगभग असंपीड्य माने जाते हैं। ठीक, द्रव को दबाओगे तो उसका जो होता है मतलब यानी दबाने पर वह उसका जो स्थान घेरता है वह कम नहीं होता है। सतही तनाव, देखिए द्रव की सतह पर स्थित जो होते हैं कण अंदर की ओर खींचते हैं, जिससे सतह पर एक खींची हुई जो होती है त्वचा जैसी क्या होता है, प्रभाव होता है। विसरण देखेंगे, डिफ्यूजन कम होता है, द्रव के कण एक दूसरे में मिल सकते हैं, जिससे स्याही का पानी में फैल जाना। ठीक, स्याही जो होती है पानी में क्या होती है, बिल्कुल घुल जाती है, मेल्ट हो जाती है। जैसे डिटॉल को देखा होगा, पानी में बिल्कुल घुल जाता है। वाष्पीकरण होता है, देखिए द्रव की सतह से कण वाष्प बनकर उड़ सकते हैं, जैसे कपड़ों का सूखना, पानी का घट जाना। उपयोग देखेंगे तो देखिए पेयजल एवं दैनिक कार्यों में, खान पान जैसे दूध, तेल आदि में, औद्योगिक कार्यों में, दवाइयों के निर्माण में, थर्मामीटर में यानी कि पारा और अल्कोहल में, प्रयोगशाला में, विविध प्रयोगों में। और इसके महत्व देखेंगे, देखिए द्रव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर जल जीवों के शरीर में रक्त, लसिका, कोशिका द्रव आदि द्रव के रूप में होते हैं। और देखिए कृषि उद्योग, परिवहन, चिकित्सा तथा घरेलू कार्यों में द्रवों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये गैस, तो देखिए गैस वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता है। यह पात्र के आकार के अनुसार अपना आकार बदलती रहती है। भरने के लिए उपलब्ध समस्त स्थान यानी कि आयतन को भर लेती है और आसानी से संपीड़ित हो जाती है। ठीक है, तो अब इसकी संरचना देखेंगे। देखिए गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर होता है। सबसे ज्यादा ठोस में होगा, फिर उससे कम द्रव में, फिर सबसे कम गैस में। कण के निरंतर तीव्र गति से सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, चलते रहते हैं। जैसे आपने गैस देखा होगा, जैसे कि घर में रसोई गैस खुली है, ठीक है, तो अगर आप हॉल में भी बैठे हैं तो क्या आपको स्मेल आएगी कि हाँ लगेगा कि गैस खुली है, और रसोई किचन में क्या है, गैस खुली पड़ी हुई है। ठीक, तो आपको क्या होगा, इसके जो कण होते हैं, जो ऑन होते हैं, बहुत तेज से हवा में फैलते हैं, इसीलिए गैस किसी भी पात्र के आकार और आयतन में भर ली जाती है। चाहे आप सिलेंडर में भर लो, ठीक है, सिलेंडर के आकार में भर लो, मतलब अब देखो मतलब यानी कि टंकी में भी भरी जाती है, तो क्या होता है कि किसी भी आकार में आप गैस को भर सकते हैं। निश्चित आकार नहीं होता, देखिए कोई निश्चित आकार नहीं होता है इसका, गैस का निश्चित आयतन भी नहीं होता, ये उपलब्ध समस्त स्थान को भर लेते हैं। जैसे कि अब 1 किलो गैस है, उसको आप 20 किलो मतलब सिलेंडर में रखोगे, उसमें भी वो पूरा स्थान घेरेगी। 1 किलो में भी क्या करेगी, वो पूरा स्थान घेरेगी। और संपीड़ित होती, क्योंकि देखिए संपीड़ित होने का मतलब ये, जैसे 20 किलो के आप सिलेंडर में रखिएगा, ठीक, उसको आप 1 किलो में भी रखेंगे, मतलब दबाने से क्या होगी, दबेगी। ठीक, दबाने से क्या होती है, दबेगी, संपीड़ित होती है। कम घनत्व, देखिए गैस का घनत्व ठोस और द्रव की तुलना में बहुत कम होता है। और जो इसकी प्रवाहशीलता जो होती है, तो देखिए गैस बहुत आसानी से बहती है। प्रसार देखेंगे, गैस के कण तीव्र गति से फैलते हैं, इसलिए गैस जल्दी आपस में मिल जाती है। ठीक, और इसके उदाहरण कौन है, एलपीजी, हीलियम, ऑक्सीजन, कारखानों की गैस, टायर में भरी जाने वाली गैस। ठीक, अब गैस का देखिए आकार देख रहे हैं, देखिए इसमें एलपीजी में ऐसे है, और हीलियम बैलून में ऐसे है, और ऑक्सीजन आसमान में देखो पूरा वातावरण घेरे हुए है, और कारखानों की गैसें निकल रही, वो भी पूरा वातावरण, और टायर में ट्यूब के अंदर जब डाली जाती है तो उसका आकार चेंज हो जाता है। गैस की विशेषताएं देखेंगे, देखिए आकार और आयतन नहीं होता है, गैस का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है, यह जिस पात्र में रखी जाती है उस पात्र का आकार और आयतन ग्रहण कर लेती है। और अत्यंत संपीड्य होती है, नहीं, गैस को दबाने पर इसके कण आपस जो होते हैं आपस में पास पास आ जाते हैं, और इसका आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। कम घनत्व, देखिए गैस का घनत्व ठोस और द्रव की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए गैस हल्की होती है। प्रसार करती, देखिए गैस के कण उच्च गति से सारी दिशाओं में फैलते हैं और आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इत्र की सुगंध या गैस की गंध दूर तक फैलती है। अब इत्र क्यों डाल गया, परफ्यूम क्यों डाल गया, आसपास खुशबू आती है ना, क्योंकि गैस
इत्र जो है गैस के रूप में होती है ना, परफ्यूम गैस के रूप में होती है। क्या होता है, अगल बगल खुशबू जा रही है, इसमें लाए बढ़िया कि हाँ बहुत अच्छी परफ्यूम लगाई है, ठीक है। दाब डालती देखिए, गैस के कण लगातार पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण गैस दबाव डालती है, ठीक। अब ये कुकर में देखा होगा, ठीक, इतना प्रेशर लगाते हैं गैस के और उसकी सीटी आ जाती है, ठीक है, सीटी आ जाती है। दहन में शायद देखिए अधिकांश गैसें जैसे ऑक्सीजन दहन को क्या करती है, संभव करती हैं। गैस के सामान्य उपयोग देखिए, एलपीजी खाना बनाने में, चिकित्सा में ऑक्सीजन, गुब्बारे में हीलियम, टायर हवा में भरने वाली गैस नाइट्रोजन होती है, और उद्योग में विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग होती है। एरोसोल और स्प्रे में भी क्या होती है, इसका उपयोग होता है। इसके महत्व देखेंगे, गैसें हमारे जीवन और उद्योगों दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्वसन, दहन, उत्पादन, परिवहन, चिकित्सा और संचार क्षेत्रों में गैसों का व्यापक उपयोग होता है। वायुमंडल में गैस जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई। अब हम लोग समझेंगे प्लाज्मा, ठीक, प्लाज्मा समझेंगे। देखिए प्लाज्मा समझते हैं, देखिए प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, या आयनित गैस होती है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या अत्यधिक ताप पर बनती है और बहुत अधिक इसमें क्या होती है, ऊर्जा लगती है। संरचना देखेंगे, इसमें परमाणु या अणु ऊर्जावान होकर अपने इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं। देखिए अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, खो दे रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन चारों तरफ स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं, और यह विद्युत चालक होती है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र इसका व्यवहार प्रभावित होता है। धनायन, ऋणायन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसके जो होते हैं। और प्लाज्मा के लक्षण देखिए, यहाँ आयनित गैस होती है जिसमें धनायन, ऋणायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह विद्युत की अच्छी चालक होती है, इस पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। यह अत्यधिक ताप पर बनती है, लगभग कितना, 10,000 सेंटीग्रेड या उससे अधिक, और इसका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता। यह गैस की तरह फैलती है। यह प्रकाश यानी कि ज्योत उत्सर्जित कर सकती है, जैसे कि देखिए सूर्य और अन्य तारे, बिजली, आकाशीय बिजली हो गई, और ध्रुवीय ज्योति हो गई। और आपने नियॉन देखा होगा कि रात में जैसे कि मॉल वगैरह के सामने लिखा होता है, चमकते हैं, ठीक। परमाणु सेलेन रिएक्टर ये है, ठीक है। और प्लाज्मा कैसे बनती है, देखिए सामान्य गैसें होंगी, ऊर्जा देने पर ताप, प्रकाश या विद्युत के द्वारा इन्हें ताप बढ़ाया जाता है। परमाणु और आयनित हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आयनों से अलग हो जाते हैं। धनायन, ऋणायन और मुक्त होकर इलेक्ट्रॉन का मिश्रण बन जाता है, जिसको कहेंगे प्लाज्मा, ठीक। धनायन और ऋणायन और जो इलेक्ट्रॉन के जो मिश्रण को कहते हैं प्लाज्मा, ठीक। प्लाज्मा के उपयोग देखिए, फ्लोरोसेंट लाइट और नियॉन साइन बोर्डों में इसका उपयोग होता है। धातुओं की कटाई और वेल्डिंग में देखा होगा, जो वेल्डिंग की जाती है वो प्लाज्मा से ही होती है। और जो लाइटें जो होती हैं, जो चमकती हैं, रात में दिखती हैं, जैसे कि कई वो हो गया, जैसे आपका जूडियो वगैरह हो गए, वी-मार्ट वगैरह हो गए, तो इनमें सब में लगी होती, जो नाम से जो बहुत अच्छे से क्या होती दिखाई देती, साइन करती है। और सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में, अंतरिक्ष यान के रॉकेट इंजन में, और परमाणु संलयन ऊर्जा उत्पादन में। महत्व देखेंगे, जो है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ प्लाज्मा है, जैसे सूर्य, तारे, अंतरिक्ष का अधिकांश भाग। यह तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्लाज्मा का उपयोग ऊर्जा उद्योग, चिकित्सा और अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण है, ठीक। आपने वेल्डिंग देखी होगी, वेल्डिंग इसी से होती है, प्लाज्मा से। और बोस आइंस्टीन का संघनन सिद्धांत देखेंगे, तो देखिए बोस आइंस्टीन संघनन है कि BeC वह अवस्था है जिसे बहुत कम तापमान, लगभग देखिए 10⁹ के पास पर बोस कण एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं और एक साथ एक इकाई की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। इस पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, जो होती है, या पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। और BeC है क्या, ठीक, BeC क्या है, देखिए बोस आइंस्टीन और कंडेंस तो कंडेंस है क्या, तो देखिए क्या देखेंगे, तो देखिए सन 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस ने बोस कणों के व्यवहार पर सिद्धांत दिया था। सन 1925 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस के सिद्धांत को तापीय गैस नियमों पर लागू किया था। जब अत्यंत निम्न तापमान पर बड़ी संख्या में बोस कणों का ठंडा किया गया, तो सभी कण जो है न्यूनतम ऊर्जा अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट में एक साथ आ जाते हैं। इस अवस्था को बोस आइंस्टीन संघनन यानी कि BeC कहते हैं। और कैसे बनते, देखिए गैस के कण जो होंगे लेजर यानी चुंबकीय जाल में और जो होते फंसाकर ठंडा करे जाएंगे। तापमान को अत्यंत कम यानी कि नैनो केल्विन के पास तक पहुंचाया जाएगा। सभी कण एक ही क्वांटम अवस्था में आकर BeC बना लेंगे। अब देखेंगे, देखिए जैसे कि आपने देखा किन कणों पर लागू होता है, तो देखिए वे कण जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं, जिनका स्पिन पूर्णांक होता है। उदाहरण के लिए जैसे रूबिडियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, ये क्या है, बोस जो है बोस का जो करते हैं, पालन करते हैं। ये कण क्या करते हैं, बोस
बोस आइंस्टीन संघनन क्या क्या करते हैं, ये कण पालन करते हैं रूबिडियम, सोडियम और लिथियम। बीईसी की विशेषताएं क्या है, सभी कण एक ही क्वांटम अवस्था में होते हैं या अत्यंत निम्न तापमान पर बनता है, लगभग 10⁻⁹ के पास। कण सामूहिक रूप से एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं, इसमें श्यानता लगभग शून्य होती है और देखिए सुपर फ्लूइड जैसा व्यवहार करते हैं या क्वांटम प्रभावों को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करते हैं। सामान्य गैस और बीईसी में अंतर क्या होता है, विशेषता सामान्य गैस है, बोस आइंस्टीन संघनन देखेंगे, तापमान देखेंगे, इसका सामान्य तापमान होता है, इसका अत्यंत निम्न तापमान यानी कि 10⁻⁹ के पास होता है। कणों की अवस्था देखेंगे, अलग अलग क्वांटम अवस्थाओं में होता है, सभी कण एक ही क्वांटम अवस्था में होते हैं। व्यवहार व्यक्तिगत कणों जैसे, सामूहिक रूप से एक इकाई जैसा। ऊर्जा विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में, उदाहरण हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हो गए सामान्य गैस, और रूबिडियम, सोडियम हो गए ये बोस आइंस्टीन संघनन के। खोज देखेंगे सन 1995 में एरिक कॉर्नर, देखिए वाल्फ फैगेंज और किटरेले और कार्ल वायमैन ने पहली बार रूबिडियम परमाणु में बीईसी बनाया। उन्हें इस खोज के लिए सन 2001 का नोबेल पुरस्कार यानी कि भौतिकी प्रदान किया गया था। बीईसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग देखेंगे, देखिए सुपर फ्लूइडिटी का अवयन यानी कि बीईसी में श्यानता शून्य के करीब होती है, और क्वांटम सिमुलेशन देखेंगे तो जटिल क्वांटम प्रणालियों का अनुकरण करने में उपयोग। परमाणु लेजर देखिए, बीईसी से अत्यंत शुद्ध और सुसंगत परमाणु लेजर बनाना संभव हुआ। और क्वांटम और कंप्यूटिंग देखिए, इसमें क्या होता है, भविष्य की क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक में उपयोगी होते हैं। गुरुत्व एवं ब्रह्मांड विज्ञान में देखिए, प्राथमिक ब्रह्मांड विज्ञान की स्थितियों को समझने में मददगार होते हैं। मैं तो देखेंगे यह क्वांटम की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, यह पदार्थ के व्यवहार को समझने और नई तकनीक के विकास में सहायक है। इसका उपयोग भविष्य की उन्नत तकनीकों जैसे क्वांटम कंप्यूटर और परमाणु घड़ियां और अत्यंत संवेदनशील सेंसर आदि में हो सकता है। ठीक, तो देखिए इसका जो है सुपर फ्लूइडिंग का अपव्यय में, क्वांटम सिमुलेशन में, परमाणु लेजर में, क्वांटम कंप्यूटरिंग में होता है। ठीक है, तो इसका जो है उपयोग होता है। ये भौतिक परिवर्तन, ठीक, भौतिक परिवर्तन देखेंगे कि पदार्थ में परिवर्तन कैसे होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कैसे देखने को मिलते हैं। तो देखिए वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, केवल भौतिक गुण जैसे साइज और स्टेट में आज में परिवर्तन होता है, उन्हें कहेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं देखेंगे, देखिए इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक संरचना वही रहती है, और इनमें नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, वस्तु वही रहती है, सिर्फ रूप बदल जाता है। प्रायः ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो बन गया वो बन गया, दूध से दही बन गया तो दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल देखिए, बर्फ से देखिए पानी बन जाएगा, ठीक, और पानी से बर्फ बन जाएगा, तो ये परिवर्तन ही होते हैं। इनमें परिवर्तन को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से वापस किया जा सकता है, इससे बहुत कम या नगण्य ऊर्जा परिवर्तन होता है। उदाहरण देखेंगे, बर्फ का पिघलना यानी कि बर्फ का पानी में बदलना, और पानी देखिए बर्फ में बदल जाएगी, और पानी का वाष्प बनना, पानी फिर जलवाष्प में उड़ जाएगा। लोहे की कील का मुड़ना, सीधी कील फिर मुड़ी हुई कील, कागज का फटना, पूरा कागज फटा कागज, मोम का पिघलना, ठोस मोम, द्रव मोम, और चीनी का पानी में घुलना, चीनी प्लस पानी फिर घोल बन जाएगा। मिट्टी का आकार बदलना, देखिए गोल और चपटा, कांच का टूटना, पूरा गिलास टुकड़े। ठीक है, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। भौतिक परिवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण देखिए, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, कागज का फटना, मिट्टी के आकार में परिवर्तन, चीनी का पानी में घुलना, एल्युमिनियम के डिब्बे का दबना। ठीक है, और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर देखेंगे तो देखिए इनमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन में नई वस्तु का निर्माण नहीं होगा, प्रायः अस्थायी होंगे, यानी कि उल्टे किए जा सकते हैं। पानी से बर्फ, बर्फ से पानी बनाया जा सकता है। मोम से देखिए लिक्विड मोम, और लिक्विड मोम से मोम में बदला जा सकता है, ठोस मोम में। ऊर्जा परिवर्तन बहुत कम होता है, किसी नए पदार्थ के गुण प्रकट नहीं होते, उदाहरण के लिए पिघलना, उबलना, घुलना, और देखिए काटना, मोड़ना। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन क्या है, इनमें देखिए रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, नई वस्तु का निर्माण होता है, प्रायः स्थायी और उल्टे नहीं किए जा सकते, यानी एक बार जो बन गया वो बन गया, फिर उसको आप उलट नहीं सकते। ऊर्जा परिवर्तन अधिक होता है, नए पदार्थ के गुण प्रकट होते हैं, उदाहरण के लिए जलना, जंग लगना, दूध का खट्टा होना, खाना पकना आदि। ठीक है, पके हुए खाने को आप, जैसे चावल पक गया तो पके हुए चावल को आप कच्चे चावल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तो देखेंगे, देखिए भौतिक परिवर्तन को समझना विज्ञान की मूल अवधारणा को समझने में सहायक है। दैनिक जीवन के कई कार्य भौतिक परिवर्तनों पर आधारित होते हैं। उद्योगों में क्या है, पदार्थों के आकार, मिश्रण, पृथक्करण और कार्य भौतिक परिवर्तनों द्वारा किए जाते हैं। यह ऊर्जा, समय और संसाधनों की बचत करता है, क्योंकि ये अक्सर क्या होते हैं, उल्टे किए जा सकते हैं, पर रासायनिक परिवर्तन जो है उल्टे नहीं किए जा सकते। अब हम लोग समझेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है,
गुड, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन देखेंगे क्या होते हैं। देखिए वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में प्राय ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है और यह क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, बदल नहीं सकते आप इनको। रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं देखिए, इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, मूल पदार्थ के गुणों से स्थायी परिवर्तन होता है, या प्राय क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, रंग गंध ताप गैस का निकलना अवक्षेप बनना प्रकाश आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके सामान्य संकेत देखेंगे, जैसे गैस का निकलना, जैसे बुलबुलों के साथ निकलती कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा होगा निकलती है, पीपीटी फॉर्म में बनता है, ठोस का बनना, रंग में परिवर्तित हो जाता है, गंध में परिवर्तन और ऊर्जा या ताप का उत्सर्जन या अवशोषण, प्रकाश का निकलना या अवशोषित होना, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके, देखिए रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखेंगे, जैसे लकड़ी का जलना, राख धुआं गैस बन जाएगी तो आप उसको पुनः लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लोहे का जंग लगना, देखिए जंग जो होगा नया पदार्थ बनेगा, ठीक, फिर जंग नया पदार्थ क्या होता है, बन जाता है। दूध, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन वहां देखने को मिल रहा है। दूध का दही में बदलना, देखिए दही एक नया पदार्थ बनना है, आप उसको दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अंडे का पकना, पका हुआ अंडा नया पदार्थ बन जाता है। सिरके के साथ सोडियम का बाइकार्बोनेट की प्रक्रिया कराएंगे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलेगी। ठीक, कागज का जलना, देखिए राख धुआं गैस बन जाएगी। अब देखिए परिवर्तन तो अभी हम लोगों ने देख लेते हैं, अंतर दोनों में अभी हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखेंगे, मोमबत्ती का जलना, ब्रेड पर फफूंदी लगना, सेब का भूरे रंग में बदलना और केले का पकना, तांबे का होता है हरिताभ परत बनना, यानी कि तांबे पर हरी परत लग जाना, पटाखों का फटना, ये सारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मैं तो देखेंगे रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, इनमें नए पदार्थ बनते हैं जो हमारे जीवन को क्या करेंगे, सुविधाजनक बनाते हैं। भोजन का पकाना, ईंधन जलना, दवाइयों का बनना, पाचन क्रिया आदि सभी रासायनिक परिवर्तन पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। उद्योग, कृषि, चिकित्सा, ऊर्जा उत्पादन आदि में रासायनिक परिवर्तन की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आज के हम लोग की रासायनिक विज्ञान पे क्लास रही, जो कि जी के जनरल नॉलेज में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।